आपकी सर 1.5 रुपए की रील खरीदते खरीदते आपने पहली एग्जीबिशन की थी पेरिस में, और वहाँ आपको तो यहाँ एग्जीबिशन करनी चाहिए, बॉम्बे वालों को तो आइडिया ही नहीं है कि राजस्थान कैसा है। नाचते हुए मोरों की तस्वीर खींचनी थी मुझे। उस ज़माने में ये था कि मैगज़ीन्स में भेजते थे छपने के लिए, एक या दो छप गई। तो जो पुराने हमने तो वो राज देखे नहीं, हम तो इंडिपेंडेंस के बाद पैदा हुए हैं, लेकिन जो कहानी किस्से दादाजी से और पिताजी से सुनते आ रहे थे। आपके बारे में एक छोटा सा और सुना था हमने कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया के मशहूर पत्रकार थे रघुराज, टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं था, इंडिया टुडे के इंडिया थे। टुडे, सॉरी सॉरी, हाँ। तो उनका यहाँ पे कोई आना हुआ जयपुर, और उनकी रील वाला वो 1.5 रुपए वाली रील अगेन वो आ गई घूम के कि वो रील नहीं, 1.5 रुपए की नहीं। रघु राय आए थे क्योंकि जयपुर 1981 में अनप्रेसिडेंटेड, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि बाढ़ आई हो। और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि ना आए, ऐसी जो हालत हमने जयपुर की देखिए। देखी है। जयपुर वॉज कम्प्लीटली कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एयरपोर्ट ख़त्म थे, रेलवे स्टेशन नहीं, दिल्ली जयपुर हाईवे बिल्कुल नष्ट हो चुका था। तो रघु राय इंडिया टुडे के लिए हेलीकॉप्टर से वो कवर करने आए थे स्टोरी। तो उनकी फ़िल्म ख़त्म हो गई, तो वो जो फोटोग्राफ़र उनके साथ जो यहाँ लोकल फोटोग्राफ़र थे, उनसे वो बोले कि भाई मुझे ये ट्राई-एक्स फ़िल्म होती थी, कोडक ट्राई-एक्स की ये फ़िल्म चाहिए। तो बोले भाई दुकानें सब बंद हैं, कहाँ मिलेगी, सारा सब कुछ अस्त तहस व्यस्त नहस था, था। हाँ। दूध नहीं पी रहे थे बच्चों को, कुछ नहीं मिल रहा था, मतलब सारी कनेक्टिविटी गांव से ख़त्म हो गई थी जयपुर की। तो उसने कहा कि साहब अगर मिलेगी तो शायद उन्हीं के यहाँ मिलेगी, वही खींचते हैं ट्राई-एक्स। तो उस चक्कर में फिर रघु राय को हमारे घर लेके आए। तो मैं, फिल्में यहाँ मिलती नहीं थी हिंदुस्तान में, तो बल्क ले लेते थे हम 100 फीट का, क्योंकि वो 36 डलती थी एक में। और कई बार ये होता था कि आपने फिल्म डाल दी 36, अब 2-2 महीने तक ये तो था नहीं कि खींचो ख़त्म करो, महंगा होता था काम। तो जैसे आपको पता है कि आज मुझे इस फंक्शन में 10 ही फ़ोटो खींचनी है, तो 10 फिल्म काट के डाल देते हम्म। थे स्पूल में। तो रघु राय साहब आए थे उस समय और बड़े खुश हुए कि चलो फिल्म मिल गई मुझे यहाँ पे। बाढ़ के हालात से मतलब जयपुर में क्या क्या, मतलब वो चीज़ इतना क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा जयपुर के, और उस टाइम पे अगर आप जैसे बाढ़ का जिक्र कर रहे हो, तो उस टाइम की जो पॉलिसीज़ थी, जो अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने कैसे क्या उस चीज़ को काम किया, उस पर कैसे उभारा उनसे लोगों को। मैंने उभारा तो सारी सरकारी मशीनरी लगी। आप देखो एयरपोर्ट पे मैंने देखा था कोई 20-20, 25-25 फुट रनवे पे मिट्टी इकट्ठी हो गई थी, बह बह के आई। उधर हमारे शॉप थी होटल क्लार्क्स आमेर में, वहाँ जाके देखा तो उनकी आधी बिल्डिंग मिट्टी से भर गई थी, स्विमिंग पूल साइड की। तो इधर आपको मेरी तस्वीरें देखिए आप, मैं तो कहता हूँ हिस्टोरिकल तस्वीरें हैं। आप तो शायद उस ज़माने में पैदा भी नहीं हुए थे, और अंदाज़ नहीं लगा सकते आप कि, और हुआ सब चार दीवारी के बाहर। देखो आप, मज़ेदार बात, जितना नुकसान और जो कुछ हुआ सब चार दीवारी के बाहर। अब आप इस तस्वीर को देखिए, आप अंदाज़ लगा सकते हैं जवाहरलाल नेहरू मार्ग है और ओटीएस बिल्डिंग है ये सर ओटीएस बिल्डिंग थी उस टाइम पे। हाँ, ये हालत था। और ये जो दो बैठे हैं, ये जवाहरलाल नेहरू मार्ग पे बैठे हैं, जेएलएन मार्ग। जेएलएन मार्ग पे हैं। अब आज का जेएलएन मार्ग देख लो आप। ये आमेर के दलाराम का बाग कहलाता, ये वहाँ का हाल है। ये आमेर की नीचे की जिस, जहाँ से ये हाथी चढ़ते हैं ना ऊपर आमेर महल को, दयाराम या दलाराम का बाग कहलाता है ये। ओके, मतलब मेनली ये है कि ये सारे पहाड़ से पत्थर टूट टूट के आ गए और यहाँ इकट्ठे हो गए थे। चार दीवारी को छोड़ के ये आमेर वाला भी, आमेर भी इसकी चपेट में था हाँ, बाढ़ वो को। तो नहीं गलता था, गलता तो पूरा ही बह चुका था। ये जयपुर दिल्ली का हाल था, जयपुर दिल्ली हाईवे। ओके, पूरी मेटाडोर ही आधी से ज़्यादा डूब हाँ गई हाँ, ना। ये सारी सड़क टूट चुकी थी, लोग आ नहीं सकते थे। दिल्ली से जो आ रहे थे वो अटक गए दिल्ली के रास्ते में, जयपुर वाले दिल्ली नहीं जा सकते थे। ये देखिए, ये गांव के आसपास के हाल। और गलता की तो बाद में सारा रिपेयर वर्क हुआ, ये तो गलता का तो बिल्कुल। ये हाल हो गया था ओटीएस बिल्डिंग का।
सर उस टाइम के लोगों के काफ़ी दुख दर्द भी रहे होंगे, कुछ लोगों के मतलब अगर इतनी बाढ़ आई तो जनहानि भी हुई होगी डेफिनेटली। जनहानि हुई, फैमिलीज़ की फैमिली सांगनेर, सांगनेर में तो दो एक फैमिलीज़ पूरी बह गई। एक जयपुर की थी फैमिली, वो कहीं से आ रहे थे यात्रा करके, वो बस ड्राइवर ने, कई बार होता है ना कि निकाल लेंगे अभी पानी तेज़ नहीं है, एंटायर उस फैमिली के शायद 9 या 10 जने बह गए, जो आज तक पता ही नहीं कहाँ गए, मिले ही नहीं। बहुत एक फैमिलीज़ ड्राइवर को की छोटी सी लापरवाही। बहुत दिन तक ढूंढते, सांगनेर की एक फैमिली थी, उनके तो बहुत दिन तक ढूंढते रहे आगे तक कि कहीं डेड बॉडीज़ मिल जाएं, तो नहीं मिली। तो सांगनेर के आगे जो अब तो पुल बन गया है वहाँ पे, उस नदी से, सांगनेर के जो भी उस नदी के किनारे थे, सारा तो टोटली। सांगानेर का भी एक तरीके से जो विरासत थी, या जो सांगानेर, क्योंकि जयपुर जो डेफिनेटली सांगानेर की तर्ज पे बना हुआ है, जयपुर के गेट, जयपुर के सांगनेर पुराना है जयपुर से, वहाँ तो जैन मंदिर है कई हज़ार साल पुराना। वो चीज़ें फिर अभी तो नहीं देखने के लिए मिलती, तो वो क्या बाढ़ की वजह से ख़त्म हो गई थी वो चीज़ें? नहीं नहीं, मैं नहीं कहूँगा बाढ़ की वजह से तो ख़त्म नहीं, बाढ़ के बाद भी मैं गया हूँ जब वापस से वो रिस्टोर किया हुआ था। सारा ब्लॉक, अब मैकेनाइजेशन हो गया, नहीं तो आपको मेरी तस्वीरें मैं दिखाऊंगा, शायद मेरी इसमें कैटलॉग में भी है, जो हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी, बहुत होती थी, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, पेपर मेकिंग, ये सब सांगा, हैंडमेड पेपर, हाथ से बनाया हुआ। हाथ से। अब सब मशीनों से हो रहा है, अभी भी बनता है कागज़, लेकिन पहले तो कॉटेज इंडस्ट्री थी, घर घर में होता था ब्लॉक प्रिंटिंग, पेपर मेकिंग, दीवारों पे कागज़ सुखाया करते थे, बिलगनियों पे टाँगते थे, हाथ से रंग करते थे, हैंडमेड पेपर, सारा ये पल्प ला के घोल के, वो पूरी उस ज़माने में शौक़ था फोटोग्राफी का, तो मैंने आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ऑफ जयपुर पे कई स्टोरीज़ करी फोटोग्राफी की। रजाई मेकिंग मशहूर था, हाँ, जयपुर की मीनाकारी, रजाई। जयपुर की ज्वेलरी, मीनाकारी, फिर ब्लू पॉटरी, फिर ब्लॉक प्रिंटिंग, ये सारे मैं स्टोरी तस्वीरों के माध्यम से मैंने अभी जैसे अपन बात कर रहे हैं तो आपके वो एक फिल्म सी चल रही होगी ना, बैक ऑफ द माइंड की, मतलब कैसा हुआ करता था जयपुर। वो तो ऐसा लग रहा है कल की सी बात। इतनी वो बोलते हैं ना अंग्रेज़ी में, इतनी एच्ड हैं पुरानी मेमोरीज़ इन माय माइंड, वो एज्ड मीन्स वो एनग्रेव्ड है माइंड में, कि देखते देखते जो इतना चेंज देखा है, बी इट फॉर गुड और बैड, लेकिन अब ये जो हमने देख लिया ना, जो एटलीस्ट मैंने देख लिया ना, आगे की तो जनरेशन देख ही नहीं सकती, हमारे बच्चे तो खाली कहानी किससे ही देखेंगे। दैट्स वाई जयपुर शो एग्जिस्ट सर। तो आप जब यंग थे, मेरी एज के 20, 22, 25, 30 साल के, तो उस टाइम पे जो नाइट लाइफ, अभी जो जयपुर में एक कल्चर है नाइट लाइफ, क्या ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट करता था? आपको मैं अपने किस्से बताता हूँ। रेस्टोरेंट होता था निरोज़, हम्म। और जब हम कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी में थे, अच्छी तरह याद है 55 पैसे की कॉफ़ी मिलती थी, और वो हमारी शॉप के डायगनली ऑपोजिट ही है ऑलमोस्ट। तो जब पीरियड फ्री होता था, यार दोस्त हम छुप छुपा के रेस्टोरेंट आते थे, और डर लगा रहता था कि कोई घर वाला नहीं आ जाए कि रेस्टोरेंट में बैठे हैं। तो नाइट लाइफ यही थी यहाँ की, तो मतलब डे लाइफ ही खराब थी ना। हाँ। तो वो और मुझे याद है निरोज़ में क्या था, बाहर कांच लगा हुआ था, तो बाहर से चलने वाले अंदर बैठे हुए लोग देख सकते थे। अब तो बदल गया इतने साल में। और हमारी शॉप यहीं थी, तो कभी पिताजी दादाजी इधर से वॉक करते हुए जा रहे हैं, तो छुपे रहते थे कि कहीं देख नहीं लें कि भैया ये अंदर रेस्टोरेंट में चाय पी रहा है, कॉफ़ी। रेस्टोरेंट जाना वॉज अ टबू। यू कैन, मतलब तो मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो उस वक्त होते होंगे खुले, आज के तल की तरह नहीं, लेकिन बहुत ज़माना फ़र्क था। और जो कुछ एक बड़े लोग थे, जैसे मान लो कि पैसे से जो थोड़े अच्छे, रईसियत अपन जिसे कहते हैं, उन लोगों के लाइफस्टाइल में क्या शामिल था, कि वो लोग क्या करते थे, उनके लिए क्या नहीं नहीं, था? अब उन लोगों के अपने, हमने तो देखा नहीं, खैर छोटे थे, लेकिन एक यहाँ मास्टर राम गोपाल जी विजयवर्गीय, बहुत मशहूर पेंटर हुए हैं, डेथ हो गई उनकी। तो एक बार मैंने उनको रोटरी क्लब में, ये जो आज हम बातें कर रहे हैं ना,
हम हमारे जानने के लिए कि साहब आपने जो जयपुर देखा, वो तो हमसे उम्र में बहुत बुज़ुर्ग थे। तब उन्होंने कई बताया है कि कैसे रईस लोग, उन्हीं से सुना था मैंने तो, कि बग्गियों में जाते थे शाम को, कुर्ता और धोती पहन के इधर उधर छिड़क के, और चांद पोल में या कहीं तवाइफों के गाने होते थे, विच वॉज एन एक्सेप्टेड थिंग, और डांसिंग गर्ल्स के डांस देखने। तो वो तो आप राजे महाराजाओं के, महाराजा राम सिंह की तस्वीरें देखिए डांसिंग गर्ल की, उनके द्वारा खींची हुई तस्वीरें हैं कई जो सिटी पैलेस में है। तो वो लाइफ हमने देखी नहीं, लेकिन ऐसी होती होगी ये सुना हमने तो। ओके। आजकल की तरह नहीं है हर कोने पे एक रेस्टोरेंट, रात के 1, 2, 3 बजे तक आप देखो धमा चौकड़ी हो रही है वहाँ पे। तो लाइफ तो देखते देखते बहुत बदली। इतने मैं कह रहा हूँ ना, रेस्टोरेंट MI रोड पे था एक निरोज़, बाद में एक खुला था उसका नाम था इटालिया, जो अब नटराज हो गया। फिर हमारे पिताजी हमें ले जाते थे आइसक्रीम खिलाने, दिल्ली DMB कहलाता था, चौड़े रास्ते में कहीं था ऊपर चढ़ के। तो एज अ ट्रीट कभी कि चलो आओ बच्चों तुम्हें आज आइसक्रीम खिलाते हैं, तो वहाँ आइसक्रीम खाने जाते थे। और घर में आइसक्रीम बना करती थी बाल्टी में होता था, बाहर नमक डाल के बर्फ़ होती थी, और ऐसे हाथ से घुमा घुमा के, और सॉफ्ट आइसक्रीम वो कभी कभी घर में बना करती थी। वही बहुत बड़ा ट्रीट था। अब वो ये पिज़्ज़ा और क्या बोलते हैं टाकोस और नाचोस। नाचोस, ये कुछ नहीं होते थे। और शादियों में शादियाँ में बहुत अटेंड करते थे। एक तो डेकोरेशन स्टैंडर्ड थी, सूतली आती है ना, हाँ हाँ हाँ। उसमें तिकोने रंग बिरंगे कागज़ पतंगे से वो लगा करते थे, शहर में होती थी। और कोई बैंक्वेट हॉल और ये नहीं होते थे, छत पे पंगतें बैठती थी, दरियाँ बिछा दी। मैंने तो बहुत अटेंड करी हैं, बता रहा हूँ। और सेट सा मेन्यू होता था जयपुर में, आपको मोतीचूर के लड्डू, चौगनी के, मोतीचूर नहीं चौगनी, बड़े दाने वाले होते थे लड्डू, जयपुर की सेव, पूड़ी, हलवा, नुक्ती, मतलब ये स्टैंडर्ड था। आजकल की तरह नहीं, ये चाइनीज़ काउंटर, जापानीज़ काउंटर, इटालियन। आप किसी के यहाँ जाएँ शादी में, बाय एंड लार्ज ऐसा ही होता था। धर्मशालाओं में बारातें ठहरती थी, 5 स्टार होटल का कल्चर नहीं था। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो सबके। हाँ, मेरे वो दादाजी की डायरी कहीं थी, उसमें हमारे यहाँ बग्गी हुआ करती थी, दादाजी के पास बग्गी थी, तो घोड़ी शादियों में मांगी जाती थी। एक कोचवान था, तो घोड़ी, कलंगी, कंठा पूरी डायरी में रहता था। इस तारीख को फलाने के यहाँ घोड़ी, कलंगी, कंठा, गुलाब पाश होते थे वो छिड़कने, हाँ इत्र हाँ छिड़कने हाँ हाँ वाले। हाँ। ये स्टैंडर्ड चीज़ें थी, तो ये हर जगह होती नहीं, क्योंकि हमारा जवाहरात का काम था, तो वो रखते थे कलंगी दूल्हे के लिए, कंठा, गुलाब पाश स्वागत के लिए, इत्रदान, इत्र लगाते थे रुई का, और इत्र लगाते थे। और घोड़ी सज धज के दूल्हे के लिए घोड़ी जाती थी। तो सर, स्वाद जायका, अपन अगर जैसे जयपुर का स्वाद की बात करें, तो अभी तक आपकी जीभ को कौन कौन से स्वाद लगे हुए हैं कि जयपुर का ये चीज़ यहाँ से अच्छा है, ये यहाँ से अच्छा है? अरे जयपुर का तो मिश्री मावा सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है। मिश्री मावा, फीनी, घेवर, बाहर के लोग भी आके यहाँ खाते हैं, चाहे बाहर बनते होंगे, लेकिन ऐसे स्वादिष्ट बनते ही नहीं है। और मिश्री मावा भी जो पुराने शहर में मोती सिंह भूमियों के रास्ते में, या उधर जो ट्रेडिशनल हलवाई चले आ रहे हैं ना, उनका खाइए, और एक मॉडर्न आजकल जो रेस्टोरेंटों में बनते हैं, उनमें तो रात दिन का फ़र्क पड़ेगा। प्योर चीनी मिलती है, मुझे ऐसा लगता और है। फिर जो गोटें होती थी बरसात के दिनों में, चूरमा दाल बाटी की, जो ज्वेलर्स में भी बहुत होती थी कि भाई अगले संडे फलाने के खेत पे, फार्म पे, गोट पे, तो चूरमा दाल बाटी जो होता था वो सब गोबर के वो कांडे बोलते हैं ना, हाँ, कंडे। छाने, हाँ। कंडे, उन पे सेकते हैं, उसका स्वाद ही अलग होता है। गैस वैस तो होती नहीं थी खैर। तो वो दिन भी याद हैं बहुत हमें। तो अब आजकल तो 5 स्टार स्टाइल हो गया, सिटिंग हो गई, ये तो सब ज़मीन पे बैठ के खाते थे, और घर वाले सर्व करते थे। हाँ, बाहर से कोई वेटर कैटरस वो कैसे? अब मैं बोल देता हूँ एक इंटरेस्टिंग किस्सा। मेरी कज़न की शादी थी, और बारात आई थी लाडनू से,
शेखावाटी, हाँ हाँ। ठेठ ट्रेडिशनल मारवाड़ी। हम छोटे ही थे तो हमारे अंकल बोले अरे बारात बैठ गई, चलो पुरस्कारी करो, उसे बोलते हाँ पुरस्कारी। पुरस्कार है। तो जाओ बच्चों सब पुरस्कारी करो। अब मैं गया और वो एक किचन भंडारा सा होता था जहाँ तसलों में सेब दाने सब्जियाँ के वो कलछी के साथ, फिर रामजारा होता था, पानी शकोरे मिट्टी के होते थे, पत्तल होते थे, चांदी की थालियाँ या प्लेटें नहीं होती थी। तो मैंने देखा ये तो फैल जाएगा अपने से, तो मैंने तो पापड़ उठा लिया। अब मैं पापड़ सर्व करने चालू ही किया, क्योंकि सब आके बैठे ही थे। पीछे से मेरे ताऊ जी ने एक मारा थप्पड़, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा आपने कहा था सर्व करो। बोले तुम्हें पता नहीं है सारी बारात उठ जाएगी, पापड़ तो एंड में दिया जाता है, तुम पहले सर्व कर रहे हो। ये वो जब पता लगा मुझे तो। आजकल तो रेस्टोरेंट में जाइए वो पहले पापड़ ला के रख देता है। तो ये बहुत साल पहले की बात है। तो बस सर वो मानते थे कि मीठे से शुरुआत होनी चाहिए। हाँ, पापड़ तो एंड में दिया जाता है। अगर पापड़ आपने पहले दे दिया, जैसा वो कहते हैं, दैट मीन्स खाना ख़त्म, अब पापड़ खाओ और घर जाओ। तो वो अब आजकल कहाँ ये सब चीज़ें हैं सब। अब तो सर मतलब आज ये आप वाली बातें सुन के मैं भी थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक हो रहा हूँ कि यार कैसे चीज़ें हुआ करती थी, कितने सही चीज़ें थी। एक सर जैसे जयपुर के कुछ एक हर एक जगह अपने स्पॉट होते हैं हर एक बंदे के। मेरा फेवरेट स्पॉट ये था, तो जयपुर के कोई भी 4 या 5 स्पॉट जहाँ आप जाना पसंद करते देखिए हम नारगढ़ तो ये रास्ता था ही नहीं। हैं? शहर से पैदल चढ़ते थे ऊपर, नारगढ़ रास्ते से ऊपर। ये तो बहुत बाद में बना है, लेट मेरे ख्याल से 70 के दशक में बना है ये जो अब नारगढ़ का रास्ता है। जयगढ़ बैंड था, जयगढ़ में तो कोई घुस ही नहीं सकता था। वो राजाओं महाराजाओं के हिसाब से। नहीं मतलब महारानी भी नहीं जा सकती थी, वो तो सन इमरजेंसी के बाद खोला है। नहीं तो नोबडी कुड एंटर जयगढ़, ओनली महाराजा, सिर्फ महाराजा। सिर्फ महाराजा जा सकता था। और महाराजा साहब भी आमेर से कोई रास्ता था उससे जाते थे, क्योंकि कहते हैं ना कि सारा खजाना वजाना रहता था जो भी था, तो जयगढ़ तो बंद रहता था। तो अब जब कॉलेज में थे तो नारगढ़ चढ़े बरसात में, नारगढ़ से वॉक करते करते दीवार कूद के आमेर आ गए। ये भी बहुत किया। सागर चले गए, बारिश होती थी, चादर चलती थी, उसको बोलते हैं चादर चल रही है जब तेज़ बारिश होती थी। पानी का वो चलता है। पानी सड़क पे आके रामगढ़ में भरा लबालब देखा है। रामगढ़ में नहीं, ये नहीं है, रामगढ़ की एक फ़ोटो है जब सूखा पड़ा था पहली दफ़ा। ये थोड़ी ना। नहीं ये वहाँ की है, बनास नदी। अच्छा। राजस्थान में सब जगह घूमा हूँ मैं, और कैमरे फोटोग्राफी के इंटरेस्ट से भी घूमना हो जाता था कि चलो भाई आज शिवदासपुरा चलते हैं, आज चाकसू चलते हैं, आसपास जो होते थे। और यहाँ से सांगनेर अब जाएं तो शहर हो गया, अब उन गांव में हम जाते हैं तो अब जैसे यहाँ भी आप जाएंगे इस गांव में तो अब एंटेने दिखेंगे, एरियल दिखेंगे, ये दिखेंगे, पक्के मकान हो गए, चूल्हे नहीं होंगे। तो उस ज़माने में तो सुबह सुबह निकले तो अच्छा, हमारे जयपुर और आसपास के गांव में जो अतिथि देवो भव वाली बात है ना, हम फोटोग्राफी करते हुए किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, आप उसके घर में घुस जाइए, उसके आंगन में चले जाइए। वो तो जो लेडीज़ या कुछ थी, आओ भाया जी चाय पी जाओ, हमारा कोई जानचीन नहीं, कुछ नहीं। अक्सर मैंने ये देखा कि इतने मतलब ये हॉस्पिटैलिटी का एक हमारा कल्चर है कि गांव में हम जा रहे हैं और गांव वाला हमको सुबह सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग, लाइट अच्छी होती थी तो निकलते थे, या शाम को उसके खाना बन रहा है, खाना जिम जाओ, चाय पी जाओ। भैया आप नहीं जानते मुझे, मैं नहीं आपको जानता, बट यू आर ऑलवेज वेलकम। अब तो ये चीज़ें ख़त्म हो गई सर। हो ही गई होंगी अब, इतना तो मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन नहीं हम जाते हैं क्योंकि हमारा यही है ना कि जिस फील्ड से आप निकले हम भी शूट के हिसाब से जाते हैं। अब तो ये हो गया है कि अगर हम किसी के अब तो मैं, हाँ मुझे कोई बता रहा है अब फ़ोटो खींचो, कुछ तो क्या पैसा दो। हाँ हाँ यही बात करने वाला था। अगर आपने किसी की दुकान है और उसके बाहर आपने सिंपल फ़ोटो खींची, पैसा दो। और अगर ये मान लो कि ये तो हूँ मैं यहाँ का लोकल और या मतलब इंडियन, फॉरेनर, अगर फॉरेनर होते हैं तो फॉरेनर से तो भाई गिव मी $10 $50, मतलब पता नहीं उनको क्या। नहीं मैं अभी 3-4 साल पहले पुष्कर गया था फोटोग्राफी के लिए, नहीं मैं तो ऐसे ही
मेले के टाइम ही, तो मुझे तो पुराने पुष्कर और नए पुष्कर में तो कितना फ़र्क था। मतलब पहले कोई किसी की चिंता नहीं है, सब गांव वाले अपने आ रहे हैं पोटलियाँ ले लेके, वो कौन सी कार्तिक पूर्णिमा पे डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन अब तो शहर बन गया वो, अब तो शहर भी बन गया। और होटल एक ही होता था जब हम जाते थे फोटोग्राफी पे, सरोवर टूरिस्ट बंगलो था, उसमें 3-4 कमरे थे, और वो भी अफसरों के लिए रोक लिए जाते थे मेले के टाइम। ना वहाँ कोई टेंट लगते थे, ना कोई होटल थे, ना रिसोर्ट थे, बस एक ही था। तो बड़ी मुश्किल से सिफारिश कर कर आ गए टूरिस्ट डिपार्टमेंट में कि साहब हम 4 दिन रुकेंगे, फ़ोटोग्राफी करेंगे। और टूरिस्ट डिपार्टमेंट भी लेता था तस्वीरें फ़ोटोग्राफर से अपने ब्रोशर्स और उसके लिए। और अभी जब मैं गया, जब तो वहाँ इजरायली इटालियन फूड, इजरायली रेस्टोरेंट, होटल, रिसोर्ट, पता नहीं क्या क्या हो गया वो। तो वहाँ की मौलिकता, ओरिजिनलिटी ख़त्म हो गई। तो जैसे मैंने अभी बात की कि भाई मैं सिनेमा लाइन से हूँ, मेरे को एक चीज़ बहुत ही आइकॉनिक लगी जब आपके बारे में मैं स्टडी कर रहा था तब, कि सिंगल स्क्रीन सिनेमा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, नॉट ओनली इन जयपुर इन राजस्थान बट ऑल ओवर इंडिया ख़त्म हो चुके हैं। अभी मल्टीप्लेक्स का टाइम आ गया, बट आपने आज भी उस धरोहर को सजा रखा है जिसका नाम है द जेम सिनेमा, जिसकी आपने बताए थे कि पिताजी फ़ोटोग्राफ्स लेते थे कि कैसे वो बना, उसकी क्या कहानी है? देखिए, जेम सिनेम सिंगल स्क्रीन का बिज़नेस तो बिल्कुल ही चौपट हो ही गया था, और 2005 में मैंने बंद कर दिया था सिनेमा। और जैसे ही बंद किया, काफ़ी बिल्डर्स, मल्टीप्लेक्स बनाने वालों ने मुझे अप्रोच किया कि साहब आप कोलैबोरेशन में आ जाओ, ज़मीन बेच दो, यहाँ पे हम मॉल बनाएंगे, ये बनाएंगे। लेकिन जिस मेहनत से मैंने देखा है, पिताजी ने इसमें मेहनत करके, क्योंकि ये जयपुर का छठा हॉल था। जयपुर में 5 ही हॉल थे जब ये बना, सन 1964 में शुरू हो गया था। और उस ज़माने का सबसे, राजस्थान का तो सबसे बड़ा हॉल था। पहला 70 mm प्रोजेक्शन, अब लोग कहते हैं 70 mm का पर्दा नहीं, पर्दा तो वही बड़ा होता है। 70 mm का प्रोजेक्टर लगे थे, एयर कूल्ड, एयर कंडीशन के हिसाब से बनाया था, फिर एयर कूल किया बाद में। तो ये इतना मेहनत और इतना बढ़िया, और जो आप आज भी जाके देखिए, मैंने एक कील भी इधर से उधर नहीं की है। जो सन 64 में जैसा बिल्डिंग थी, जो कलर थे, सब वो के वही हैं। अब वो प्रोजेक्टर भी उस ज़माने के, साउंड सिस्टम बेस्ट लगाया था उन्होंने, स्टीरियोफोनिक टॉड एओ साउंड सिस्टम, जो हिंदुस्तान में दूसरा था। सबसे पहले लगा था शीला सिनेमा पहाड़गंज दिल्ली में, दिल्ली में, हाँ दिल्ली था। वो तो अब डिमोलिश ही हो गया। जी। और फिर लगा था हमारे यहाँ ओके। सिनेमा पे। तो 15 साल तक बंद रहा। फिर उसके बाद ये हमारे लैंड बिल्डिंग, ये कौन से हैं, अर्बन डेवलपमेंट टैक्स, ये वो, अभी इनको कब तक जेब से भरते रहते हैं। सही बात है। फिर लोगों ने कहा कि साहब बढ़िया हॉल है, अब बाकी सारे हॉल ही बंद हो गए थे, खाली एक शायद राज मंदिर तो खैर है, और एक और था कोई। तो मैंने ये सोचा कि भाई सिनेमा नहीं चलेगा, तो अब जयपुर में थिएटर और ये म्यूज़िक कंसर्ट ये होते हैं, तो इस पर्पज़ से भी काम आ जाएगा। तो ओरिजिनली जब हॉल बना था तो इसमें 1245 जनों की सीटिंग कैपेसिटी थी। तो जब ये इसको वापस शुरू करा, तो मैंने आगे की सीटें कम करके स्टेज बढ़ा दिया, क्योंकि पिक्चर हॉल के टाइम तो स्टेज छोटा था। तो मैंने देखा ये मल्टीपर्पज़ हो जाएगा कि भाई पिक्चर नहीं है तो आप किसी को अपना थिएटर करना है, कोई ऑडिटोरियम की तरह काम ले सकते हैं। बट तो अच्छी चीज़ जो थी उसमें वो थी कि आज आपने वो चेयर्स को नहीं छेड़ा, उन पे वो वापस उन्हीं को सजाया है। वो समोसा की फील भी आज वो की वो है वहाँ पे जो मतलब होते हैं, और जो गैलरी है जो जाते हैं अपन चढ़ के ऊपर, तो वो एक सब आइकॉनिक फील होती है वो अपने आप में। भाई ऐसा नहीं है कि लिफ्ट में बटन दबाया सीधा खुला और अंदर घुस गए अपन। तो वो आपने आपने सोचा नहीं कि यार क्यों नहीं, अभी नई यूथ नई जनरेशन आ रही है तो मैं इसको थोड़ा मॉडर्नाइज कर दूँ? बिल्कुल नहीं साहब, उसका अब आप चाहेंगे कि साहब आमेर को मॉडर्नाइज़ कर दो या नाहरगढ़ को मॉडर्नाइज़ कर दो, तो वो तो आप हेरिटेज ही ख़राब कर रहे हो। और जो बिल्डिंग है वो आर्ट डेको हाँ हाँ। डिज़ाइन जो है, आप देखिएगा हर चीज़ स्ट्रेट लाइन है। वो आज भी ऑलमोस्ट 62-63 साल हो गए उस हॉल को बने,
आज भी आप जाके देखिए, कोई ये नहीं कह सकता कि ये बहुत बाबा आदम के ज़माने की है। आज भी उसका चार्म अलग ही है। आप चाहे उसके दरवाजे देखिए, उसका वुडवर्क देखिए, वो सारा जो आर्किटेक्चर है ना, वहाँ चाहे आप फर्नीचर की कुर्सियाँ देखिए पुरानी जो वहाँ पे सब वो के वही हैं। अब उनको सारे को जो भी ख़राब हो गए थे रिस्टोर किया। अब जो प्रोजेक्टर हैं वो तो अब काम के हैं नहीं, वो तो कहीं म्यूज़ियम में जा सकते हैं या वहाँ आते हैं लोग देखने कि भाई कैसे प्रोजेक्ट होता था। अब तो एक आदमी ऑपरेट करके फ्री हो जाता है, बटन दबाया चल रही है फिल्म। सही बात है। उस समय तो प्रोजेक्टर दो तो कम से कम चाहिए होते थे। एक फिल्म ख़त्म हुई, उसको दूसरी लोड करनी है, दौड़ के जाएगा, उसको रिवाइंड करेगा अगले शो के लिए। अच्छा, फिर वो पूरी वो कैसेट की तरह पूरा ऐसे घूमता है जो अपनी कैसेट्स आती थी पहले, हाँ, ये गाने तो होते। बड़े बड़े स्पूल होते थे, 35 mm के, 120 के बड़े होते थे, 35 के छोटे होते तो थे। उन्हें मतलब वापस वो पहले वाले उसमें लाना होता था जो दो हाँ, वो क्योंकि होते थे। नेक्स्ट शो चलेगा ना आपका, तो वो ओके। फिल्म चल के आगे आ गई, उसको रिवाइंड करो, तो रिवाइंडिंग रूम होता था अगले शो के लिए। और जैसे ही ख़त्म होने वाली है, आपने देखा होगा सर्टिफिकेट में होता है 16 रील्स, 15 रील्स, तो वो ऑपरेटर देखता रहता था, निशान आ जाता था कि फ़िल्म ख़त्म होने वाली है, तो तैयार रहता था जिससे कट नहीं हो। और वो दूसरे प्रोजेक्टर में डाली हुई होती थी, उसको ऑन करा, फिल्म चल रही है, इससे निकाली, इसको रिवाइंड करा और फिर दूसरी लगाई। मतलब ये तो मैन पावर भी काफ़ी यूज़ मैन होता। पावर उस समय जब 2005 में बंद किया था, 85-86 आदमी थे, और अब तो 5-6 आदमी हैं, कोई ज़्यादा इतना वो है ही नहीं। टिकट विंडोज़ अलग होती थी और वो ज़माना अलग था। स्टूडेंट्स के कंसेशन, झगड़े, मारपीट, ब्लैक। ब्लैक मार्केटिंग, वो भी बड़ी ज़बरदस्त कोई होती। किस्सा ऐसा याद है आपको जो ब्लैक मार्केटिंग या इन सब का कुछ भी जो थोड़ा सा फनी वे में देखिए, हो? एक तो बहुत ही मज़ेदार बात है, एक हमारे मैनेजर हुआ करते थे मिस्टर R D सेठ, शुरू से वही थे, अब डेथ हो गई उनकी। जी। वो बता रहे थे कि एक बार उनके किसी मित्र का फ़ोन, वो जेब कटी, उसका पर्स गायब हुआ। उसने आके मैनेजर से कहा कि साहब मैं नीचे यहाँ था और मेरा पर्स हो गया। उन्होंने पुलिस वाले को बुलाया, जो वहाँ ड्यूटी पे रहते थे, हर शो में एक आध हम्म। तैनात रहते थे कांस्टेबल। तो उन्होंने पुलिस वाले को कहा भैया ये मेरे मित्र हैं और इनका। पुलिस वाला वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि पकड़ लेंगे साहब, आ जाएगा, चिंता मत करो। शाम को वो पकड़ लाए, उसको लाके मैनेजर के सामने उसके थप्पड़ मारे, और मारते हुए ये कहा कि तू तो ब्लैक मार्केटिंग पोलो विक्ट्री करता था, इस एरिया में क्यों आया? मतलब कि तू चोरी उधर किया कर, इधर क्यों कर रहा है अब ये चोरी? मैं नहीं कहता, लेकिन वो जानते थे कि कौन सा कहाँ ब्लैक मार्केटियर है, सब नोन था। ओके। और टिकट कितने के होते थे? 2 रुपये। आगे ही आगे का तो 1 रुपये का होता था हमारा। सबसे आगे। हाँ, 1 रुपये का होता था, और 100 वो मतलब 50 रुपये पे 50 रुपये एंटरटेनमेंट टैक्स था। मैं 100% एंटरटेनमेंट टैक्स था। 1.5 रुपये पे 1.5 रुपये का एंटरटेनमेंट टैक्स। इसलिए ब्लैक ज़्यादा होता था। हाँ, और फिर हॉल कम थे, OTT नहीं था, टीवी नहीं था, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट तो यही था ना पब्लिक के लिए। कभी ऐसा कुछ याद है तो बड़ा झगड़ा हुआ हो हॉल के अंदर, या कोई कोई ऐसी फिल्म आई हो जिससे मतलब सब कुछ तबाह कर? पूछो ही मत, आप झगड़े कितने हुए। और सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज का, आपको मेरे पास अग्रीमेंट हुए हैं मैं स्टूडेंट लीडरों से। रात में यहाँ पे यादगार जो है ना, ये हाँ, हाँ। मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था। अच्छा, अभी जो यादगार बना दिया हाँ, जाता है तो वाला। जो अब यादगार है, ये मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स का हॉस्टल था। 65 की बात है, 65। अब सबको टिकट, अब हॉल में तो लिमिटेड वही है, सही बात फिर है। कंसेशन भी चाहिए। वहाँ रोज़ माँ कहा सुनी होती थी स्टाफ से, उससे नहीं मिले उनको टिकट। रात में 12 बजे 25-30 स्टूडेंट्स पहुँच गए, और सारे कांच फांच खूब तोड़ फोड़ करिए। उनकी तस्वीरें मेरे पास, आपको दिखाऊंगा कभी, कि सारे तोड़ फोड़ कर गए रात में आके, कि हमको कंसेशन कैसे नहीं, टिकट कैसे नहीं, हमारा राइट है। तो ऐसी गुंडागर्दी भी हुआ करती थी जयपुर में बहुत। किसी सिनेमा हॉल वाले से पूछिए, मैनेजर दुखी रहते थे स्टूडेंट्स से। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का ही होता था। फिर कंसेशन कार्ड बने थे स्टूडेंट्स के, कि भाई स्टूडेंट है तो पहले हफ्ते में नहीं, दूसरे हफ्ते में तुम्हें 50% पे टिकट दे देंगे, या 40%, वॉट एवर इट वॉज। तो वो दिन भी थे। अब ये भी एक
बदलाव आया है जयपुर में। हाँ, अभी तो ऑनलाइन का ज़माना हो गया तो मतलब ही हाँ, नहीं। अब कोई इतना बॉदर नहीं करता है और खाली है अब तो इतना। किसी भी हॉल में बहुत रेयरली धुरंधर आएगी जब हाउसफुल होगा, वरना तो आप तो एनी जैसे गिवन। धुरंधर की तरह उस टाइम भी कोई ऐसी फिल्म है जो मतलब बहुत ही लंबी ओहो, चली हो? बहुत। मुकद्दर का सिकंदर उतर ही नहीं रही थी, आरजू, आराधना, कटी पतंग, एक हो तो ये ऐसी पिक्चरें थी जो हफ्तों हफ्तों और 100 दिन जब होते थे उसका सेलिब्रेशन होता था। दिल्ली बॉम्बे से प्रोड्यूसर आते थे, फिल्म एक्टर्स आते थे, आपको शील्ड दी जाती थी कि भाई इस पिक्चर हॉल में ये पिक्चर चली। आरजू, आरजू ऐसी थी जो उतरे ही नहीं, राजेंद्र कुमार की, मुझे याद है। तो फिर कितने महीने चली हो? दिन तो नहीं पूछूंगा मैं। नहीं नहीं, वो 4-4 5-5 महीने चल गई थी ये पिक्चरें। तो मुकद्दर का सिकंदर तो नाम ही नहीं ले रही थी उतरने। वो कोई उसमें कव्वाली थी, मैं देखता था, हमारे मैनेजर कहता था, बोले लोग आते हैं टिकट लेते हैं, कोई रेखा अमिताभ बच्चन का गाना है, उसके पहले आते हैं, वो गाना देखते हैं और चले जाते हैं। इतना क्रेज़ था उसका। मुकद्दर का सिकंदर, आई रिमेंबर दैट वेरी वेल। सर, फिल्मों की बातें हो गई, सिनेमा की हो गई, जेम्स की बातें हो गई, आपकी यादगार पलों की बातें हो गई। अभी आप एक चीज़ में बहुत एक्टिवली काम कर रहे हो, जो है कि विंटेज कार कलेक्शन। जैसा मैं देखता हुआ आ भी रहा था जब वहाँ बाहर भी खड़ी हैं आपके। ये विंटेज कार कलेक्शन का शौक़ कहाँ से आपको आया, या पिताजी के टाइम नहीं से था? नहीं नहीं नहीं, ये मेरे पिताजी की एक गाड़ी थी, अ, थी क्या, अभी भी है मेरे पास। तो एक यहाँ पेंटर डेंटर था, उसके यहाँ ठीक होने जाती थी। तो एक बार मैं वहाँ गया तो एक पुरानी सी गाड़ी उसके यहाँ बिल्कुल खस्ता हालत में खोल खाल के पटक रखी थी। तो मैंने कहा यार मियाँ जी, इसका क्या करोगे ये कबाड़े का? बोले साहब तैयार होने दो, जब आप देखना। और आपको ऐसी एक गाड़ी आपके शोरूम में रखनी चाहिए, फिर देखना आप कितने लोग आते हैं देखने। खैर ये बात हुई, उसके कुछ दिन बाद मैं गया तो गाड़ी तैयार थी उसकी, उसने अपने वर्कशॉप के बाहर लगा रखी थी और एक बोर्ड लगा रखा था, टच मी नॉट, और बड़ी अच्छी लग रही थी। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी गाड़ी है यार, अब तो मज़ा आ गया देखने में ही बस। तो मैंने कहा यार हमें भी कोई दिलाओ, देखते हैं। तो मैं सबसे जो मिलता, मैंने कहा, और इतनी ज्ञान था कि भैया विंटेज गाड़ी मोटरसाइकिल के ताड़ियों के पहियों जैसी होनी चाहिए, कि जिस पहिए में ताड़ी हो। तो हमारे मामा जी थे, एक बार वो बोले आओ, हमारे कोई मित्र हैं, उनकी मारुति का क्रेज़ था, मारुति आ गई, उनको गैराज खाली करना है, तो आप चल के देखो वो गाड़ी अगर। तो मैंने कहा देखो, अगर ताड़ियों वाले पहिए हुए जब तो विंटेज है, नहीं तो उनको नहीं इतना है। ही ज्ञान था विंटेज क्या होगा है। नहीं तो नहीं लेंगे। बोले चलो देखो। फॉर्चुनेटली वो ताड़ियों वाली थी, वो खड़ी है आज भी, डॉज। तो ये है वो डोज जिसकी ताड़ियां देखी थी आपने सर? हाँ, इसके आप पहिए देखिए। हाँ हाँ हाँ, अभी भी ताड़ियों वाले ही हाँ, के वही पहिए तो सब कुछ वही है, अच्छा, तो इसका रिस्टोर पूरा करवाया था आपने कि सारा कैसे? बिल्कुल। तो पूरी ये इसमें तो, डबल स्टेपनी आती है क्या? उधर भी हाँ, स्टेपनी, इधर भी स्टेपनी? और ये भी उसी कंपनी की है गाड़ी, ये डॉज की, डोज की? ये डॉज, डॉज ब्रदर्स, बाद में वो जनरल मोटर्स में किसमें मर्ज हाँ हो हाँ, गए आगे आगे थे। ये डॉज ब्रदर्स की है, ये रिस्टोर करी थी 1992 में। आपने रिस्टोर की हाँ, थी 1992 में, 92 और में, ये 91 में ली थी मैंने। मैन्युफैक्चर्ड? ये अमेरिका की है, नहीं मतलब मैन्युफैक्चरिंग ईयर जब ये बनी थी तो? 1933। तो इसका ये कांच वाच सब खुल जाता है ऐसा ना, लगाए हाँ, हुए ये हो? यहाँ से अनफोल्ड हो जाएगा। अच्छा, पूरा। और और वाइपर भी ऊपर से आते थे इन लोगों इसके वाइपर उससे हवा से चलते थे, जो अभी मशीन नहीं है के? इसकी, अच्छा। तो हवा से चलते थे, इलेक्ट्रिक नहीं होते थे। तो हम जाके सौदा कर आए, 5-10 हज़ार जो भी थे उस समय। घर आके मेरा ब्रदर भी साथ था, डेथ हो गई उसकी। मैंने कहा यार किससे तो ठीक कराएंगे, अपने तो अब चलो ही मत, जो साई दे दी, अब चलो ही मत वहाँ, अपने तो क्या करेंगे। अब 20-25 दिन बाद जिनसे ली थी उनका फ़ोन आया कि साहब आप गाड़ी उठाओ आपकी, मेरी मारुति आ गई, मुझे तो मारुति खड़ी करनी है गैराज में। वो ला के मैंने यहाँ खड़ी कर दी, मेरे कोर्टयार्ड में। कई दिन तक खड़ी रही, जो आता वो कहता है तुम्हारा दिमाग ख़राब है, कबाड़ा लेके यहाँ क्या रखा है। खैर फिर
मिस्त्री एक हमारे दादाजी के ज़माने का मिस्त्री था, मैंने उसके यहाँ भेजी। मैंने कहा भैया कर धीरे धीरे। साल 1.5 साल लगा उसको करने में। उस समय नेट और ये नहीं थे, आज तो रेफरेंस के लिए। रेस्टोरेशन का मतलब ये है कि ओरिजिनल जैसी फैक्ट्री से आई वैसे की वैसे। वैसी चाहिए। तो वो जब तैयार हो गई तो एक स्टेट टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने कार रैली ऑर्गेनाइज करी। तो 1-2 साल करके उन्होंने तो बंद कर दी, अब वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं 26 साल से। तो उस कार रैली में मुझे अवार्ड मिला, मेरी इस गाड़ी का, एक ही गाड़ी थी। उससे ज़रा सा हौसला बढ़ा। फिर तो इधर उधर ढूंढते रहे, भाई किसी के भी गैराज में कबाड़ा पड़ा हो तो लो। तो हम बने। आसान नहीं है इनको मेंटेन करना, रिस्टोर करना, 1-1 2-2 साल लगते हैं। लेकिन उससे शौक़ लगा। फिर कार रैलीज़, अब आप हमारे जयपुर की कार रैली, पहली रैली में मुश्किल से 10-12 गाड़ियाँ थीं। आज जयपुर की 100 गाड़ियाँ तो जयपुर की हो जाती है। कार रैली। हाँ, इससे इतना एनकरेजमेंट मिला है लोगों को। और आपको दिखाऊंगा मैं फ़ोटोग्राफ्स, आप देखिए। और दिल्ली से, बॉम्बे से, चंडीगढ़ से, सब लोगों, सब जगह से आते हैं लोग पार्टिसिपेट करने। अभी उस टाइम राजमाता साहब हमारी पेट्रन थी और हमको हर साल, जब तक वो जिंदा रही और जब से हमने शुरू करी रैली, हर साल वो हमारी रैली में पार्टिसिपेट भी करती थी, आती थी। और ये आखिरी रैली, इसके बाद अनफॉर्चुनेटली शी पास्ड अवे। तो ये फोटोग्राफ्स हैं राजमाता साहब की, जो उनके आखिरी रैली में, वो हमारी, ये उन्हीं की गाड़ी है। अच्छा, ये राजमाता की ये राजमाता साहब की गाड़ी है, बेंटले। ये राजमाता साहब की, अच्छा, ये भी ये राजमाता। भी ये कौन सी गाड़ी है, मर्सिडीज का? मर्सिडीज। सर इसमें मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा। मेरे को मामा जी, आपने अभी बोला मामा जी, से एक चीज़ याद आई मुझे। आपके मामा जी को एक बार किसी प्राइम मिनिस्टर ने लेटर लिखा था आपकी मम्मी की शादी के लिए, वो बधाई पत्र। सर मिर्ज़ा इस्माइल, वो मेरे, ये मामा जी दूसरे थे, वो उनसे बड़े ब्रदर। अच्छा वो अच्छा। पूरे गांधीवादी थे। अभी 103 साल की उम्र के बाद उनकी पिछले साल, 1.5 साल पहले डेथ हुई है। ओके। तो वो वर्धा में रहे जमनालाल बजाज के साथ। तो जब अभी डेथ की कुछ टाइम पहले की बात है, उनका सर्वेंट आया, बोले साहब मामा जी ने आपके लिए भेजा। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि सर, उनके जो पुराने कागज़ पत्तर देख रहे होंगे, उसमें सर मिर्ज़ा इस्माइल जयपुर से जा चुके थे, प्राइम मिनिस्टर बने हैदराबाद के। तो सर मिर्ज़ा इस्माइल ने कॉन्ग्रेचुलेशंस की जो चिट्ठी लिखी हमारे माताजी पिताजी की शादी की, वो ओरिजिनल लेटर उन्होंने भेजा मुझे, जो मेरे पास आज भी है। एक इसी से मतलब प्राइम मिनिस्टर वाली बात से, अभी कुछ दिन पहले आपके पास एक कोई मतलब फॉर डॉटर, ग्रैंड डॉटर आपके पास आई थी किसी प्राइम मिनिस्टर की, भाई हमारे दादाजी या परदादाजी प्राइम हाँ मिनिस्टर हुआ हाँ करते हाँ, थे वो जयपुर। वो अ, सर मिर्ज़ा इस्माइल के जाने के बाद वीटी कृष्णामाचारी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने, साउथ के थे। और शॉर्ट टाइम के लिए फिर आज़ादी हो गई, फिर रिपब्लिक इंडिया हो गया। ओके। तो उनकी ग्रैंड डॉटर यहाँ कोई राइटर्स रिट्रीट या कुछ कैंप लगा हुआ था, उसमें आई हुई थी। तो वो इधर उधर पूछती रही कि मेरे परदादा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर होते थे, तो किसी को उनके बारे में कुछ पता है क्या। तो पूछते पूछते उनको कहीं नहीं पता लगा, किसी ने मेरा नाम दे दिया। मेरे पास फ़ोन आया कि मैं ऐसे ऐसे हूँ और मुझे किसी ने बताया, तो कुछ आपके पास डिटेल है क्या। तो मेरे पास कोई सन 44-45 से जयपुर के बुलेटिन कोई निकालता होगा, उसमें सब न्यूज़ छपती थी कि कब महाराजा कॉलेज का उद्घाटन हुआ, आज महाराजा कॉलेज में किसने भाषण दिया। और आज ये सारा यूनिवर्सिटी जब तक बनी नहीं थी जयपुर में, बाद में बनी है। और मिर्ज़ा इस्माइल और राजा अटल यहाँ के कोई प्राइम मिनिस्टर थे, इन लोगों ने कोशिश करी थी यहाँ यूनिवर्सिटी की, जो बाद में बनी। तो वो जब आई तो मैंने उनको वो बुलेटिन दिखाया, जिसमें वीटी कृष्णामाचारी की फ़ोटो है, पूरी हिस्ट्री लिखी है कि ही हैज़ जॉइंड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ जयपुर स्टेट ऑन सच एंड सच डेट। तो बड़ी थ्रिल हुई। वो बोली कि मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई, हमें तो ये पता था कि भाई मेरे परदादा जयपुर में हुआ करते थे प्राइम मिनिस्टर, ऑल दो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए रहे, लेकिन। तो ऐसे कई दफ़ा बहुत पुराने इंटरेस्टिंग किस्से जब आते हैं तो ज़रा सा खुश होते हैं लोग।
अभी मेरे दिमाग में एक लाइन चल रही है कि मैं आपको आर्काइव मैन ऑफ जयपुर का वो कह सकता हूँ कि अरे नहीं द सुधीर कांसलीवाल जी आर्काइव मैन ऑफ जयपुर। नहीं 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 क्योंकि आपके पास वो सारे दस्तावेज हैं जो जयपुर को, पुराने जयपुर को जीवित देखा जा सकता है नहीं नहीं, जिनमें। ऐसे और हैं यहाँ पे जिनके पास असल रोज़ अखबार में आप देखिए ना आते हैं जयपुर के ऊपर। हम तो पैदा नहीं हुए, महाराजा माधव सिंह, राम सिंह जी के ज़माने की बातें जो एक कॉलम आता है पत्रिका में या उसमें, जिसमें जयपुर की पुरानी हेरिटेज विंडो की बात कर रहे हो? हेरिटेज का राजस्थान पत्र कल भी आया था, जितेंद्र सिंह जी शेखावत। हाँ हाँ, हेरिटेज विंडो लिखते हैं। हाँ अभी मतलब उनसे भी हमारे चल रहे हैं, लेकिन उनका थोड़ा स्वास्थ्य नरम है आई थिंक। अच्छा। क्यों मन भाई? और वो रेफरेंस देते रहते हैं, राम कोई कोई लश्करी करके है, सिया शरण राम शरण लश्करी कोई है, उनका रेफरेंस देते रहते हैं। उनके पास दस्तावेज हैं सारे, उनके पास कहते हैं बहुत कलेक्शन है जयपुर की हिस्ट्री का। तो सर द जयपुर शो में हमारा क्या है कि एक लास्ट का जो रहता है, तो जो भी हमारे गेस्ट होते हैं उनसे हमारा एक 5 मेंबर जो आगे, मतलब आप जैसे ही, जो जयपुर को जयपुर बनाने में, जयपुर को जिया है जिन्होंने, और जयपुर को वो जानते हैं, और आने वाली जो पीढ़ी है, इवन जो अभी की जो पीढ़ी है जो जयपुर से बाहर बैठे हैं, जयपुर में हैं, जयपुर आना चाहते हैं, तो वो सब जयपुर के बारे में जानना चाहते हैं। तो हमारा ये रहता है कि हमारे गेस्ट से हम वो चीज़ लें कि हम कोई भी 5 रेफरेंस, 5 नाम जो जयपुर को जानने में हमारी और मदद कर सकते हैं। तो आप वो 5 नाम बता सको तो हमारे लिए। में एक तो ये लश्करी जी हैं, आप पता करिए, और ये जितेंद्र जी थे, बाकी तो पुराने लोगों में और सब चले गए। ये हमारे जो मामा जी थे वो, उनकी तो मतलब वो 95-96 साल तक तो वो, ही वॉज द फर्स्ट क्वालिफाइड फार्मासिस्ट फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1936 के। ओके। और झोरी बाज़ार में अब बंद हुई है उनकी, देवड़ी जी के मंदिर के नीचे उनकी दुकान थी सन 37-38 से लेके टिल फ्यू इयर्स बैक। और खुद जाते थे रोज़ सुबह 10 बजे और रात के 9 बजे 10 बजे आते थे, वो खुद बैठते थे वहाँ। किसी भी जौहरी बाज़ार वाले से पूछिए, स्टैंडर्ड फार्मेसी सब जानते थे वो, स्टैंडर्ड फार्मेसी। अच्छा, उस टाइम में नाम भी स्टैंडर्ड रखा उन्होंने। एंड ही वाज द फर्स्ट क्वालिफाइड जो ये केमिस्ट है ना, और वो सब- फार्मास्यूटिकल में। हाँ, और बनारस हिंद BHU के। उनके अलावा कोई और जो हमें, मतलब आपको लगता है कि वो जयपुर के बारे में हमें मेरे अच्छे ख्याल से? से इनसे शिया शरण जी से और शेखावत जी से अगर बात हो सकती है ना, वो बता देंगे ये लोग। या फिर कानोता वालों से बात करिए, उनके पास अमर सिंह जी की डायरी है जो वो रोज़ लिखा करते थे। वो डायरी में बहुत चीज़ें मिलेंगी आपको। मोहन सिंह के लड़के हैं, मान सिंह कानोता, मान सिंह जी। पृथ्वी सिंह मान सिंह, इनसे पूछो आप, इनके पास बहुत रिकॉर्ड है जयपुर का। सर मतलब हमारी जो जयपुर शो की जनता जो है वो आज बहुत ही खुश होगी इस एपिसोड के बाद कि उन्होंने जयपुर के बारे में वो चीज़ जाना है। वो जानेंगे इस एपिसोड के बाद कि हु इज़ द सुधीर कांसलीवाल। मतलब अब तक लोगों ने नहीं, सिर्फ उसका नहीं साहब, आप ये बहुत अच्छा प्रयास है कि जयपुर क्या है और क्या था, ये आप सब लोगों को अवगत करा रहे हैं। जी 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 जी। बेसिकली सर अगले साल जयपुर 300 साल का हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो हमारा प्रयास ये है कि 300 साल जब जयपुर के हों तो हमारे पास 300 ऐसी महान विभूतियों की हमारे पास वो स्टेटमेंट 1727 से 2027 कितना बदला जयपुर। बैंकर। हमने तो हमारी पैदाइश के बाद बदलते हुए देखा। जी 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 जी। जो आपने नहीं देखा होगा शायद। हमने देखना स्टार्ट सर 2017-16 से स्टार्ट किया जयपुर देखना। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आगे मिलते हैं आपसे। खमागनी। खमागनी।